हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैली गुरवानी, योर केमिस्ट्री मेंटर। और हम पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना, परमाणु की संरचना। इलेक्ट्रॉन जान लिया, प्रोटॉन जान लिया, न्यूट्रॉन जान लिया। परमाणु का जो पूरा का पूरा भार है वो उसके केंद्र में केंद्रित होता है। केंद्र में, केंद्र को नाभिक बोल देते हैं। नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा लेते हैं। इतनी बातें तो क्लियर है ना। समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, आइसोडाइफियर क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, आइसोस्टर्स क्या होता है, सब पढ़ा दिया है ना। और रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ा दिया। अब रदरफोर्ड फंस गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, आप प्लेनेटरी मॉडल मान लो, पहले सौर मंडल टाइप मॉडल मान लो। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूम तो रहा है, फिर है ना मैक्सवेल फंस गया। मैक्सवेल ने कहा कि नहीं भाई, अगर कोई आवेशित कण है तो हम कहेंगे हाँ इलेक्ट्रॉन तो आवेशित है और कण भी है। तो अगर आवेशित कण है और त्वरित है तो देखो, अगर वृत्ताकार पथ में चलता है ना तो वेग बदलता है। तो मैं लगेगा नहीं ऐसे कैसे, तो तुम ऐसा करो सर्कल के चारों तरफ घूमो। तो बच्चा जहाँ टर्न आएगा ना वहाँ तुम्हारा वेग बदलेगा। तो वेग बदलेगा मतलब त्वरित, एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन। तो हम कहेंगे अच्छा वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो एक्सेलरेट तो मानना पड़ेगा, त्वरित तो मानना पड़ेगा। तो मैक्सवेल कह रहा है देखो मेरी बात साफ सुन लो कि अगर कोई कण आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ से तो शुरू किया था। फिर कण है तो हम कहेंगे हाँ ठीक है कण भी है। त्वरित है तो हम कहेंगे अगर गोल गोल घूमेगा तो त्वरित भी है। तो वो लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा, एनर्जी विल बी कंटिन्यूअसली एमिटेड। तो हम कहेंगे हाँ यार, अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा, फिर नाभिक भी उसको अंदर ही बुला रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे करके तो वो क्या होगा, अंदर आ जाएगा, नाभिक के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा और दम गिर जाएगा। फिर तो पढ़ लो परमाणु संरचना, है ना। तो हम कहेंगे यार ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बोर्स क्या कह रहा है, देखो थॉमसन का स्टूडेंट रदरफोर्ड, थॉमसन के साथ काम किया रदरफोर्ड ने, और थॉमसन और रदरफोर्ड दोनों के काम किया बोर्स ने। तो बोर्ड ने कहा ठीक है ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसका मैं सॉल्यूशन तो आपको दे देता हूँ। कुछ एक मॉडल प्रपोज किया इसने कि भाई देखो ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब आपका ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले बोर्स मॉडल है। क्लियर है, आज हम पढ़ने वाले क्या है, तो आज हम पढ़ने वाले बोर्स मॉडल। क्या क्या पढ़ लिया वो बता दिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो मैंने आपको बता दी। आज की क्लास से ये बोर्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। और डेरिवेशन करोगे अगर आपको जेईई एडवांस की तैयारी करनी, और अगर सिंपल 11 की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूले बीच बीच में ना उनको लर्न कर लो। तो मैं आपको पूरा सिखा दूंगी। अब आपकी इच्छा है आपको डेरिवेशन करना है डेरिवेशन कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, या फिर सीख लो। बहुत बार क्या होता है एग्जाम में टाइम तो होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट नहीं 10 सेकेंड लगेंगे, डिराइव भी हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, अब सुनो बोर क्या कहता है कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है। आपका प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ यूं गोल गोल घूम रहा है ना वृत्ताकार पथ में, तो वो क्या कर रहा है, वो गिर जाना चाहिए। अगर मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट लगाए तो अगर वो लगातार ऊर्जा का ह्रास कर रहा है, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो आपका जो स्पेक्ट्रम है वो भी तो लगातार वाला आना चाहिए, सतत स्पेक्ट्रम आना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं आ रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी खुद की बात गलत है ना। अच्छा देखो बोर्स मॉडल, और जस्ट इसके साथ साथ चल रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। हाइड्रोजन परमाणु को, हाइड्रोजन अणु को, हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका में डाल के करंट पास करके और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में उसको लाइन्स मिली, स्पेक्ट्रम में क्या मिली, रेखाएं मिली। तो ये कह रहा है कि देखो अगर मैक्सवेल थियरी कंसिडर करते तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस आना चाहिए था, सतत आना चाहिए था, लगातार आना चाहिए था। लेकिन परमाणु स्पेक्ट्रम लगातार नहीं होता है। परमाणु का स्पेक्ट्रम जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। यानी कहीं ना कहीं मैक्सवेल थियरी अप्लाई हो नहीं रही है। ठीक है, अब पहले 2 बातें बता देती हूँ, देखो जो आपको याद रखनी है। बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को मान के कंसीडर किया गया, है ना। क्योंकि अभी थोड़ी देर 2-3 क्लास आएंगी उसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन कण कण है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो तरंग है। तो इलेक्ट्रॉन अब तरंग है तो चलो वो तो बात की बात है, लेकिन बोर अभी यहाँ पहुंचा नहीं है। बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो कण है, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है वो ठीक है, लेकिन कणीय प्रकृति मान के चलो। और दूसरा बोर जो कंसिडर कर रहा है वो कह रहा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ओके है। प्लैंक ने कहा था ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, ऊर्जा पैकेट्स के फॉर्म में होती है, मतलब E बराबर h/nu का कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों एग्जाम्स में, है ना। आपको बोर्स मॉडल कोई पूछे तो आपको चीजें बतानी है कि भाई देखो पहली बात बोहर मॉडल जो है वो किस पे बेस्ड है, तो हम कहेंगे प्लैंक क्वांटम थियरी पे बेस्ड है। यानी बोहर का मानना है कि एनर्जी जो होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, और एक पैकेट की एनर्जी h/nu, 2 पैकेट 2h/nu, 3 पैकेट 3h/nu। और सेकेंड बोहर का मानना है इलेक्ट्रॉन जो है वो कणीय प्रकृति,
पार्टिकल नेचर दर्शाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, दो बातें मान के चल रहे हैं। अभी तक तो हम कण कण ही मान रहे, भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोहर कहता है कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, कोई टेंशन नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करता है, जिसे कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे ये तो रदरफोर्ड नहीं बोला, तो इसने क्या बोला, इसने कौन सी स्पेशल बात बोली? तो बेटा बोहर का मानना है कि जो पथ में तुम्हें दे रहा हूं ना कि इतनी त्रिज्या, इतनी दूरी पे चक्कर लगाएगा वहीं लगाएगा, इसके अलावा लगाएगा तो गलत हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है तो ये पहला कोश है n बराबर 1, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है, ये दूसरा कोश है n बराबर 2, और आगे चक्कर लगा रहा है तो ये तीसरा कोश है n बराबर 3। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, लेकिन वो पथ, वो कक्षा, स्टेशनरी पाथ जो है वो फिक्स है। बोहर का मानना है यहाँ चक्कर लगाएगा, इन दोनों के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन हो, फिर यहाँ चक्कर लगाएगा, फिर इन दोनों के बीच में नहीं लगाएगा, है ना। आगे पढ़ेंगे नोडल तल, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जीरो, मिनिमम, जीरो तो नहीं, मिनिमम, न्यूनतम कोई चांस नहीं इलेक्ट्रॉन मिलने का। तो भाई ओके भाई ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं, जहां मैं बता रहा हूं यहाँ चक्कर लगाएगा, कोश में चक्कर लगाएगा। अच्छा, कोश, कक्षा, ऊर्जा स्तर, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, कोश, कक्षा, ऊर्जा स्तर, शेल, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट, ऑल आर सेम, सबका मतलब एक ही है। यूं मत सोचा कभी तो आप कक्षा बोल रहे हो, कभी कोश बोल रहे हो, कभी ऊर्जा स्तर। मैं तीनों शब्द का प्रयोग करूंगी ताकि न्यूमेरिकल में आप अटको नहीं, कभी कोश आएगा, कभी ऊर्जा स्तर आएगा, कभी मुख्य ऊर्जा स्तर आएगा, है ना, और कभी आपका कक्षा आएगा, है ना, कोश, कक्षा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बोहर का क्या मानना है कि ये जो पथ है ना, ये निर्धारित है, ये फिक्स है। अगर ये इतनी इतनी दूरी पे चक्कर लगाएगा, है ना, भाई इलेक्ट्रॉन जो पहले कोश में चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का ह्रास करेगा ही नहीं। आपकी प्रॉब्लम क्या थी कि एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, त्वरित कण है, अगर गोल गोल घूमता है तो लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा, तो करेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये इधर ही इधर चक्कर लगाएगा तो नहीं करेगा। जैसे धरती जो है वो सन के अराउंड क्या कर रही है, चक्कर लगा रही, लेकिन उसकी जो कक्षा है वो फिक्स है, वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाई, तो वहां जाके थोड़ा वो मिक्स होने वाली है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के लिए भी पाथ जो है, पथ जो है, जगह जो है कि भाई यही चक्कर लगाना है, वो डिसाइडेड है। आई बात समझ में? इसलिए उसने कहा स्थाई, स्थाई कक्ष, स्टेशनरी पाथ, जगह फिक्स है। ठीक है, बात ही खत्म फिर, है ना। अगर इस जगह रह के वो ऊर्जा का ह्रास करता ही नहीं है तो गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड ये क्या कह रहा है कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए तो इस पे दो बल कार्य करते हैं। टू फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो जब वो गोल गोल घूम रहा है ना, तो उस पर दो बल काम करेंगे। कौन से? तो बच्चा पहला है नाभिकीय आकर्षण बल। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो पहला बल कौन सा काम करता है? तो हम कहेंगे पहला बल काम करता है नाभिकीय आकर्षण बल, जिसे आप कूलम्ब बल बोलेंगे। ठीक है, ये कहाँ होगा? तो मैं कहूंगी भाई टूवर्ड्स दी न्यूक्लियस, क्योंकि नाभिक प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो नाभिक का काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। तो ये जो बल होगा दिस विल बी टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुलाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, मान लेते हैं। ओके, देन कूलम्ब फोर्स क्या होता है? तो वैसे तो तुम 12th क्लास में पढ़ोगे। कूलम्ब फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, K आपका कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू जो होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो कई जगह K मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा। तो मिलेगा, आपने तो बताया था, उन सर ने तो नहीं बताया, या उस बुक में तो लिखा हुआ है और दूसरे में नहीं लिखा हुआ। तो CGS में K का मान 1 होता है, MKS में K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। लेकिन CGS में K का मान 1 होता है, तो अगर वो नहीं लिख रहा तो K को 1 मान रहा है, CGS में अपना आंसर निकाल रहा है, तो टेंशन क्या है? आई बात समझ में? अब देखो, तो मेरे को तो लिखना है फिलहाल, तो मैं कहूँगी अच्छा भाई नाभिक के आकर्षण बल, वो मैं लिख देती हूँ K। ठीक है, Q1 Q2, तो मुझे बताओ Q1 एक कण का आवेश और Q2 दूसरे का। तो मैं कहूँगी हाँ, एक तो नाभिक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश तो समान ही है ना भाई। इलेक्ट्रॉन माइनस है और नाभिक क्या है, प्लस है, तो आवेश तो समान ही है ना। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही तो प्रोटॉन का चार्ज है।
नाभिक मतलब प्रोटॉन का चार्ज, तो मैं कहूँगी हाँ, तो फिर दोनों का चार्ज सेम है तो मैं ई स्क्वायर लिख देती हूँ, ई इंटू ई, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का उतना चार्ज प्रोटॉन का। अब आपको लग रहा है एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस लगाओ ना, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस क्यों लगाऊँ, मैंने लिखा ना आकर्षण बल। आकर्षण किसके बीच में होता है, माइनस माइनस के बीच में होता है क्या, कि प्लस प्लस के बीच में होता है, प्लस माइनस के बीच में ही तो होता है। तो जब मैं कह रही हूँ ना आकर्षण बल, तो साइन लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब प्रोटॉन कितने हैं भाई गिन लो, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो क्या मानना है बोर का कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित तो करता है और अट्रैक्शन फोर्स से उसको खींच रहा है। कितना अट्रैक्शन फोर्स है, तो भाई के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब तो गिर ही जाएगा फिर अंदर आके, तो हम कहेंगे अपनी बराबर कक्षा में चक्कर लगा रहा है ना, वो आके ना तो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है ना कुछ कर रहा है ना, ऐसे वो घूमते घूमते थक नहीं जाएगा, कंटिन्यूसली घूमेगा। तो फिर अपनी जगह पर रहने के लिए भी तो विपरीत दिशा में बल चाहिए, तो ये बैलेंस कैसे होगा, तो हम कहेंगे ये बैलेंस होगा अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल, और ये होता है केंद्र से दूर, है ना, विपरीत दिशा में होगा, वो केंद्र की तरफ है और ये क्या होगा केंद्र से दूर, केंद्र मतलब नाभिक से दूर, ठीक है। तो हम कहेंगे अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, नाभिक से दूर, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो हम कहेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर। अब दोनों बल बराबर होंगे तभी तो वो अपनी जगह पे रहेगा, है ना, नहीं तो फिर एक भी ज्यादा होगा तो गिर जाएगा, दूसरा वाला ज्यादा होगा तो फिर बाहर ही चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी जगह पे चक्कर लगा रहा है, स्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, दो बल काम कर रहे, नाभिक का आकर्षण बल के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और अपकेंद्री बल एम वी स्क्वायर बाय आर। इतनी बात क्लियर है। अब बोर कह रहे हैं देखो एक बात और मैं बता रहा हूं कि जब ये चक्कर लगा रहा है तो संवेग, संवेग समझते हो ना, द्रव्यमान इंटू वेग, गति करते हुए कण का द्रव्यमान इंटू वेग, तो संवेग। तो मैं कहूंगी नहीं, गति तो तुम वृत्ताकार पथ में कर रहे हो, तो वृत्ताकार पथ में आर तो कांस्टेंट है, अब तो फिजिक्स पढ़ने लग गए होगे, है ना। तो संवेग तो होता है एम इंटू वी, और मैं बात करूंगी वृत्ताकार पथ के लिए कोणीय संवेग, है ना, v इक्वल्स टू ओमेगा आर बोलते हो ना, ठीक है। तो हम कहेंगे संवेग जो है वो होगा एम वी आर, कोणीय संवेग, है ना, द्रव्यमान इंटू वेग, और आर कांस्टेंट है, रेडियस फिक्स है, तो कोणीय संवेग। तो बोर ये मान रहा है कि भाई देखो कोणीय संवेग भी क्या है, वो क्वांटाइज्ड है, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी mvr क्वांटाइज्ड है, मतलब ये कह रहा है भाई h/2 की वैल्यू निकाल लो, इसका आंसर डबल होगा, ट्रिपल होगा, 3 गुना होगा या ज्यादा होगा, ठीक है। तो बोर की पहली धारणा में तो था कि भाई नाभिक की आकर्षण बल और अपकेंद्री बल बराबर होते हैं, और दूसरी धारणा में फॉर्मूला दे दिया कि कोणीय संवेग mvr nh/2, मतलब इलेक्ट्रॉन कर, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसका पथ तो बिंदु में का फिक्स है। अब वही कक्षाएं परमिसिबल है, आपको कैसे पता है कि भाई यहाँ चक्कर लगा रहा है इतनी दूरी पे, यहाँ चक्कर लगा रहा है इतनी दूरी पे, ऐसे कैसे। तो हम कहेंगे कि जब उसका कोणीय संवेग का मान n क्या है, कक्षा है ना, h/2 है, वो जगह फिक्स है भाई, वो त्रिज्या जहां पे m इंटू वी इंटू आर का मान कितना आ जाए h/2, तो वो त्रिज्या जो है वो n1 है, पहली कक्षा है, ठीक है। फिर वो त्रिज्या जहां मान दुगना आ जाए तो वो दूसरी कक्षा है, फिर h/2 की जगह 3 टाइम्स ऑफ h/2 है तो फिर वो तीसरी कक्षा है। मतलब समझे ना भाई, आपने कहा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो मैंने कहा गिर जाना चाहिए ना फिर तो, क्योंकि अगर आवेशित कण त्वरित कण लगातार चक्कर लगाएगा, ऊर्जा का ह्रास करेगा, तो ऊर्जा खत्म होते होते नाभिक की पेरीफेरी में आ जाएगा, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि नाभिक के अंदर जाके गिर जाएगा, तब एटम का एग्जिस्टेंस खत्म। तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। बोर ने ऐसा बताया कि वो उन्हीं परमिसिबल पाथ में, है ना, मैं आपने परमिशन दे दो कि मैं यहाँ चक्कर लगा सकता हूँ, यहाँ मेरा चालान नहीं कटेगा, फिर आप परमिशन दे दो कि मैं उस ट्रैक पे जा सकता हूँ, वहां मेरा चालान नहीं कटेगा। तो कहाँ चालान नहीं कटेगा, जहां mvr का मान क्या हो, h/2 का मल्टीपल हो, है ना। एक n की वैल्यू क्या रखनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 मतलब पहली कक्षा, 2 मतलब दूसरी कक्षा, 3 मतलब तीसरी कक्षा। अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे। तो वही कक्षा संभावित है जहां mvr का मान h/2 का पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1 टाइम, ऐसे, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाना है जहां उसका कोणीय संवेग
NH/2 पाई, NH/2 नहीं, H/2 पाई का क्या हो, पूर्ण गुणज हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, मतलब जब वो अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा है तब ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है, ना ऊर्जा चाहिए ना ऊर्जा खो रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। और अगर हमने दे दी तो बाहर से ऊर्जा, भाई परमाणु है, गर्म कर दो, है ना, धूप में मेटल रख दो तो क्या एनर्जी तो मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो अगर आपने अपनी तरफ से ऊर्जा दे दी तो नाभिक के आकर्षण से बंधा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पहले ही आ गया था कि आपने सनलाइट फेंकी इलेक्ट्रॉन बाहर आया, सनलाइट फेंकी इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो जिसमें ढीला बंधा होता उसमें बाहर आ गया था। तो बोर ये कह रहा है कि अगर आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी तो वो क्या करेगा, नाभिक के आकर्षण से मुक्त होना चाहेगा, और मुक्त होकर वो क्या करेगा, ऊपर की कक्षाओं में जाएगा। कक्षाएं तो अनंत है ना, बाहर तो नहीं आया ना, तो फिर वो पहली कक्षा से दूसरी में गया, तीसरी में गया, चौथी में गया, पांचवी में गया, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई तो वो लोअर से कहाँ चला जाएगा, हायर में चला जाएगा। फिर आपने छोड़ दी एनर्जी देना बंद, तो वापस हायर से कहाँ आएगा, लोअर में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर जाता है, इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो भाई आप नाभिक के आकर्षण से मुक्त होकर और भागना चाहते हो, तब तो आपको बाहर से सपोर्ट चाहिए, है ना। तो वो ऊर्जा करता है अवशोषित। और अगर वो ऊपर है और वापस नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं से लेके गया था ना ऊर्जा, तो उतना पैकेट छोड़ना पड़ेगा वापस। तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। बात क्लियर। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से निम्न ऊर्जा स्तर से ऊपर जाएगा तब तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। क्या ही टेंशन है, सिंपल सी बात है। तो मैं सीढ़ी चढ़ जाओ तो तुम कहोगे एक गिलास ग्लूकोज का पानी दे दो, घोल के पी लेता हूँ मैडम, चढ़ जाऊंगा, पहाड़ चढ़ जाऊंगा, है ना। और मैं कहूँ भाई पहाड़ से उतर जाओ तो तुम कोई धक्का भी दे देगा तो धम 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 क्या हो जाओगे, नीचे आ जाओगे। तो सही सिंपल तो बात लग रही है ना, कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएगा तो क्या, तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। लिखो भाई, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आएगा तो ये ऊर्जा का अवशोषण, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक है भाई। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है भाई, बढ़िया। एनर्जी एमिट्स, उत्सर्जन करता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट नहीं पढ़ा था क्या, बोर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बोर कहते हैं प्लैंक जो बता रहा है ना वो बिल्कुल सही है। तो प्लैंक तो कह रहा है ऊर्जा पैकेट के रूप में, है ना, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो भाई अगर तुम्हें नीचे से ऊपर जाने के लिए चाहिए तो बोलो कितने फोटोन चाहिए, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन। और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो छोड़ दो, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, जितने छोड़ने होते, है ना। भाई आप इंडिया में हो तो रुपया चल जाएगा, ठीक है। ये चाहिए 10 रुपये दे दो, वो चाहिए 20 रुपये दे दो, बड़ी चीज़ चाहिए 100 रुपये दे दो, ठीक है। तो रुपया दे दो, और अगर तुम काम कर रहे हो, है ना, और तुम्हें चाहिए मैंने तो काम किया, पैसे दो, तो रुपये पे खर्च करोगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम यूएस चले गए, अमेरिका चले गए, है ना, जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो तुम जब जाओगे तो वहाँ खर्चोगे भी डॉलर में और मिलेगा भी डॉलर, है ना। तो जैसे हमारी यूट्यूब इनकम है ना डॉलर्स में आती है वैसे, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, जैसा देश वैसा बेस है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या, आपने कहा प्लैंक क्वांटम थियरी है तो आपने कहा भाई लोअर से ऊपर जाओ, नीचे से ऊपर चले जाओ, तो दे दो क्वांटा, और ऊपर से नीचे आओ, छोड़ना है तो छोड़ेंगे भी क्वांटा। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, है ना। आपने मान लिया प्लैंक क्वांटम थियरी सही है, तो आप कह रहे हो भाई मेरी तो ऊर्जा खर्च हो रही है, मुझे तो ऊर्जा देनी है, तो मतलब क्वांटा छोड़ना है, क्वांटा देना है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है इसका, कि भाई ऊर्जा आप अवशोषित कर रहे हो चाहे उत्सर्जित कर रहे हो, ये सदैव किस फॉर्म में होगी, तो हम कहेंगे क्वांटा के फॉर्म में होगी, है ना। मान लो ये तुम्हारा हायर एनर्जी लेवल है, N2 है, और तुम लोअर एनर्जी लेवल में आ रहे हो, N1, उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आ रहे हो, निम्न ऊर्जा स्तर में, तो क्वांटा छोड़ोगे ना, है ना। एनर्जी छोड़ोगे तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, क्वांटा के फॉर्म में, है ना। तो मान लो N1 कक्षा की एनर्जी EN1 है और N2 कक्षा की एनर्जी EN2 है, तो डिफरेंस बताओ। तो हम कहेंगे कक्षा की एनर्जी नहीं, मतलब उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ठीक है, बोलने में ऐसा बोलते हैं। तो EN2 माइनस EN1। अब बच्चे ये ई है ना, मैं ऐसे लिखती हूँ, कभी ऐसे लिख देती हूँ, इसको तुम्हें ई पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में कोई एप्सिलम कुछ होता नहीं, हमारा ई मतलब एनर्जी, ठीक है। और ये कह रहा है अच्छा भाई तो ये जो डेल्टा ई है जिसको तुम EN2
उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, तो ये एनर्जी किस फॉर्म में है, क्वांटा के फॉर्म में है, पैकेट के फॉर्म में है, फोटोन के फॉर्म में, यानी h न्यू के बराबर है। क्लियर है, सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यार बोर्स मॉडल है ना, तो सही था, मॉडल सही था काफ़ी, है ना। देखो गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो थॉमसन में कुछ प्रॉब्लम आया तो रदरफोर्ड उसका स्टूडेंट था, उसे सही कर दिया। रदरफोर्ड थॉमसन ने मिलकर कुछ कॉन्सेप्ट बनाया, तो ये उनके साथ काम कर रहा था, मतलब ये उनसे जूनियर है, तो ये उनका स्टूडेंट है, तो इसने थोड़ा प्रपोज करा, भाई देखो आप थोड़ी थोड़ी ये गलतियाँ कर रहे हो, ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। बाकी चेला तो चेला होता है, एकदम दो नहीं बोल सकते नहीं सर आपका मॉडल गलत है ना। उसने कहा कि ठीक है सर देखो ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो काफ़ी सही भी है इसका मॉडल, गलतियाँ ऐसी कोई खास नहीं है, कमियाँ ऐसी कुछ खास नहीं है, जो उसने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है। क्लियर, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मॉडल हम कितनी पढ़ लें, कमी निकाले बिना तो हम रहते नहीं है ना, कमी तो निकालना पहला काम है। ठीक है, तो बोहर मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। तो देखो पहला जो प्रॉब्लम है, बोर है ना अपना सारा कॉन्सेप्ट जो है बच्चे, बोर जो है ये अपना सारा कॉन्सेप्ट जो है, सारा ज्ञान जो दे रहा है, जितनी भी बातें कर रहा है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, क्योंकि इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया। अब हाइड्रोजन गैस H2 भर दो विसर्जन नलिका में, है ना, फिर हाई वोल्टेज अप्लाई करो, है ना, उच्च विभव पे क्या करो, विद्युत विसर्जन करो। तो ये तो मैंने आपको जब कैथोड रे पढ़ाया था तभी सिखाया था कि जो H2 गैस है उसके टुकड़े हो गए H और H, परमाणु ये फॉर्म में आ गया। अब हाइड्रोजन में तो ले देखिए एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो आप अपना सारा स्टडी, सारा जो आपका थीसिस है, आपका जो डेटा है, आपका जो रिसर्च है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का है ना। तो बोर कह रहा है जितने भी फॉर्मूले दे रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ ना, वो तभी काम करेंगे जब तुम्हारे सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम कहेंगे अच्छा हाइड्रोजन पे तो बैठ जाएगा, हीलियम पे तो नहीं बैठेगा, लिथियम पे नहीं बैठेगा। और तो क्वेश्चन में तो होता है, तो वो देता है हीलियम +1, लिथियम +2, बेरिलियम +3, है ना, बोरॉन +4, क्योंकि बोरॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैंने बोरॉन +4 कर दिया तो 4 तो निकल गए, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे इसका फॉर्मूला लग जाएगा, सारा काम कर जाएगा। ठीक है, तो पहला जो ड्रॉबैक है बच्चे बोर्स मॉडल का, वो बताओगे यह केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये जो मॉडल है केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त, बोर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज, एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज पर ही आधारित है। ठीक है, बोहर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज, एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज पर आधारित है। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर काम करेगा। अब कैसे? तो देखो हाइड्रोजन पे काम करेगा, हीलियम +1 पे काम करेगा, लिथियम +2 पे काम करेगा, बेरिलियम +3 पे काम करेगा, इन पे कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है ना। हीलियम +1, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आपने +1 बोल दिया मतलब आपने एक छोड़ दिया, है ना। लिथियम +2, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 छोड़ दो, बेरिलियम के पास 4 है, 3 छोड़ दो, इतनी बात ले। फिर हमने कहा कि ना भाई बोर्ड ने ये बताया था कि परमिसिबल पाथ, परमिशन दे रहा हूँ आपको, कौन कौन सी कक्षा होनी चाहिए, तो MBR = NH/2π। अब बोर्ड है ना ये नहीं समझा पाया भाई ये कहाँ से आया, वो कह भाई ये होना चाहिए, अब ये मैं कहाँ से लाया हूँ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, तो कोणीय संवेग है ना, कक्षा का कोणीय संवेग, अब कक्षा नहीं भी लिखा है तो बोर्ड्स मॉडल है तो कक्षा ही है, बोर्ड ने तो कक्षा की जानकारी दी थी, कोश की जानकारी दी, उपकोश तो भी आया ही नहीं हमारी थ्योरी में, है ना। तो बच्चा कक्षीय कोणीय संवेग या कक्षा में जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग MBR = NH/2π के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो भाई फॉर्मूला बता देता कि यहां से आया है ना। यह वेरीफाई नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया, ऐसे मान लो। ठीक है भाई, MBR = NH/2π कहां से आया, ये बोर्स मॉडल थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सही है, आगे डी ब्रोगली इसको प्रूफ कर देगा, है ना। लेकिन डी ब्रोगली का भाई कण नहीं है, तरंग है, बोर कह रहा है कण है, फिर हमें पता है दोनों में लड़ाई चल रही है, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ओके। अब क्या हुआ कि ना देखो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना, तो हम कहेंगे स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आया, तो ये एक लाइन आ गई।
फिर मान लो n बराबर 1 में है तो ये लाइन आई, 2 में है तो ये लाइन, 3 में है तो ये लाइन, तो लाइनें मिल रही थी। ठीक है, तकलीफ क्या है? लेकिन बच्चे और स्टडी करा हमने तो हमें पता चला कि आप जो ये एक लाइन बता रहे हो ना, इसमें तो पतली पतली बहुत सारी लाइनें है ना। अच्छे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो पता चला कि स्पेक्ट्रम की जो एक रेखा है वो पतली पतली कई रेखाओं का समूह है ना। ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज द ग्रुप ऑफ थिन लाइन, फाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं है ना, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो बोर इसको तो समझा नहीं पाएगा, ये पतली पतली लाइनें कहाँ से आई, ये तो नहीं पता मुझे, तो बस पता है कक्षा है, कक्षा के अंदर उपकोष होते हैं है ना, कोश के अंदर उपकोष है, बट यहाँ उसका थोड़ा सा सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बनी ये, क्योंकि इतनी मशीन्स डेवलप भी नहीं हुई थी उस टाइम और रिसर्च उसने यहीं खत्म कर दी थी। ठीक है, तो फाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया है ना। उच्च विभेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ये पाया गया कि प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा अत्यंत सूक्ष्म रेखाओं का समूह है। ठीक है, बोहर इसे नहीं समझा पाया, यानी कि बोहर जो है वो फाइन स्पेक्ट्रम है ना, फाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया कि भाई ये क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो समझा वो काफी बढ़िया था। और क्या है, तो भाई बोहर जो है वो जीमैन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को भी नहीं समझा पाया है ना। बोहर मॉडल जो है यह किसको नहीं समझा था, तो हम कहेंगे जीमैन प्रभाव है ना। इट डजंट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। यह जीमैन प्रभाव और तो भाई और है स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क प्रभाव को नहीं समझाता है, को नहीं समझा पाया। ठीक है, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं समझा पाया। ठीक है, आपको लगेगा भाई जीमैन प्रभाव क्या है, तो देखो स्पेक्ट्रम में लाइन तो आई थी ना, है ना, स्पेक्ट्रम में लाइन थी। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ रेखीय स्पेक्ट्रम था, लाइन तो थी, लेकिन बच्चे ये जो लाइन थी ये अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाऊं तो ये टूट जाती है ना। अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो स्पेक्ट्रमी रेखा टुकड़ों में टूट जाती है। तो मतलब चुंबक से क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है भाई, मैग्नेट से कोई ना कोई लेना देना तो है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन यानी कि स्प्लिटिंग, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे जीमैन प्रभाव। तो फिर स्टार्क प्रभाव क्या है, तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में क्या, ये तो विद्युत क्षेत्र में भी टूट रही थी है ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लूं तब भी, तो हम कहेंगे अच्छा भाई ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो नहीं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो नहीं होती आपकी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कोई लेना देना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको है ना। तो हम कहेंगे नहीं, ये तो स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली स्टार्क प्रभाव तो आपको बताना है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, उसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो भाई ये मॉडल जो है ये इन दोनों बातों को नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, भाई जीमैन इफेक्ट क्या है, स्टार्क इफेक्ट क्या है, आपको समझ में आ गया। इससे स्पेक्ट्रल लाइन है, फिर बाद में पता चला नहीं पतली पतली बहुत सारी लाइन है, फिर पता चला लाइनें भी आगे जाके टूट रही, तो कोश है, उपकोश है और आगे कक्षक है। तो ठीक है ना, कोश तक की जानकारी पे इसने स्टॉप कर दिया, तभी तो ज्ञान आगे बढ़ेगा भाई, ये रोकेगा फिर आगे और बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चलो इसको भी मान लेते हैं भाई। ये बोर्स मॉडल की कमियां हैं, अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपसे स्कूल एग्जाम से सवाल पूछते हैं बोर मॉडल की 4 कमियां लिखो, तो लिख दो। ये जीमैन प्रभाव को नहीं समझा था, स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा था है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज, एकल इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज पर ही आधारित है, फिर ये फाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा था, फिर MVR NH/2π के बराबर होता है, ये इसको भी नहीं एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना, ये चीज़ फिर हाइजेनबर्ग को नहीं मानेगा, डी ब्रोगली को नहीं मानेगा, क्योंकि वो तो बात करेंगे तरंग प्रकृति की, ये तो कणीय प्रकृति पे चल रहा है, तो ये मॉडल लगाऊंगी तो फिर उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। अब आता है कि भाई बोहर त्रिज्या का निर्धारण, बोर मॉडल की हेल्प से आपको रेडियस है ना, भाई परमाणु आपने कहा ना कि नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, कक्षा है ना मैं बता रहा हूँ वही परमिसिबल है,
तो बताओ पहली कक्षा कितनी कितनी दूरी पे होनी चाहिए, दूसरी कक्षा कितनी दूरी पे होनी चाहिए, परमिशन बताओ। तो ठीक है, बता देते हैं, है ना। तो देखो पहली अभिधारणा क्या थी, मैं लिख दूं, हम जानते हैं कि, है ना, हम काफी कुछ जानते हैं। ये चलो, बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोहर हमने फर्स्ट में लिखा है ना, तो बोहर प्रथम अभिधारणा, बोहर की पहली पोस्टुलेट, बोहर प्रथम अभिधारणा के अनुसार, ठीक है भाई, क्या थी बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। तो हमने कहा था, हमने पढ़ा तो था, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, आर आर काट देते हैं, है ना। तो हम कहेंगे हाँ भाई चलो, के जेड ई स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक है, फिर बोहर्स की सेकेंड पोस्टुलेट भी तो याद है आपको, बोहर द्वितीय अभिधारणा, बोहर सेकेंड पोस्टुलेट, बोहर की दूसरी अभिधारणा क्या थी, तो हमने पढ़ा था, सेकेंड पोस्टुलेट थी एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई था, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो हम कहेंगे था तो सही, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो मैं क्या करूं, यहां से v का मान निकाल लूं और यहां रख लेती हूँ। ठीक है, तो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई में v क्या है, तो मैं कहूंगी v है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, समीकरण 2। ठीक है, तो v स्क्वायर 2 है ना, v स्क्वायर का मान, ठीक है, इक्वेशन 2 से, पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो इक्वेशन 2 से v स्क्वायर का मान, देखो साथ में आप अपने कॉपी पेन रखो, डेरिवेशन खुद लिखो, नहीं तो मैं बताऊंगी तो तुम्हें हाँ हो गया, फिर पता चला बना ही नहीं। तो इक्वेशन 2 से v स्क्वायर का मान इक्वेशन 1 में डाल दो। ठीक है भाई, पहली धारणा समझ में आ गई, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, आर आर तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। फिर आपने कहा नहीं, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, तो v निकालो, तो एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, तो v स्क्वायर निकालो, तो निकालो v स्क्वायर और इसमें रख दो, तो मैं सीधा ही रख रही हूँ। तो देखो के जेड ई स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू क्या था, एम वी स्क्वायर, तो m तो रहने दो, v स्क्वायर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर करो इसका, जल्दी करो, n का स्क्वायर क्या हो गया, n स्क्वायर, h का स्क्वायर, है ना, और 2 पाई का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, पाई का तो पाई स्क्वायर होगा, और m स्क्वायर और r स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, तो होंगे देखो, एक आर आर तो इधर से काट दो, इधर r बच रहा है, फिर m m फिर काट दो, तो m ही बच रहा है। ठीक है, तो अब मैं निकाल रही हूँ r का मान, तुम चेक कर लो, तो r का मान आना चाहिए n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, समीकरण 3। चेक कर लो भाई, तुम कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो, रेडियस इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, आर उधर ले लेना। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपको लगे कि नहीं भाई मेरे को डेरिवेशन से क्या ही काम है, तो ठीक है, मत करो, डेरिवेशन नहीं करना है मत करो, सीधा फॉर्मूला याद रख लो। तो हम कहेंगे ठीक है, सीधा फॉर्मूला ही याद रखना है। तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये बोर्ड्स रेडियस की वैल्यू ये याद करनी। अब n स्क्वायर और z छोड़ दूं तो सब कांस्टेंट है भाई, h क्या है, तो हम कहेंगे प्लैंक कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, k कूलम्बिक कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो अगर इन सब का वैल्यू पुट करूं तो ये आएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, और ये आंसर है एंगस्ट्रॉम। फिर तुम्हें लगे नहीं मीटर है कि सेंटीमीटर लिखूं, आंसर लिखूं किसमें, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। याद रखना, सीधा फॉर्मूला याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है ना। अगर 11th स्टैंडर्ड है तो बस ये फॉर्मूला याद रख लो, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। मेडिकल है तो एक फॉर्मूला ये भी याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, और जेई है तो फिर पूरा डेरिवेशन करो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है, समझ में आ गया। मेरा काम है पूरा पढ़ाना, मैंने पढ़ा दिया। ठीक है,
अब मैं कहूंगी कि भाई देखो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, यानी रेडियस तो मैं कहूंगी देखो रेडियस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस जेड के तो भाई जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोर परमाणु की त्रिज्या कोश बढ़ने के साथ साथ कोश के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है और परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो त्रिज्या क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आएगा कि भाई हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोश की त्रिज्या इतनी है तो लिथियम की तीसरे की कितनी होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन की भी बात करूं, लिथियम की भी बात करूं, मतलब एक Z1 है तो दूसरा Z2 है और इसके पहले की इतनी है तो तुम्हारे तीसरे की कितनी होगी, तो मतलब N1 और N2 भी अलग है। तो टेंशन क्या है ना, इस फॉर्मूले को मैं लिख दूं R1 तो तुम कहोगे N1 और Z1, फिर इसी फॉर्मूले को भाग लगाऊं R2 तो तुम कहोगे N2 और Z2 और 0.529 कट जाएगा, है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं R1 बटे R2 इक्वल्स टू एन स्क्वायर के समानुपाती है, तो देखो 1 ऊपर आया तो N1 ऊपर आएगा और स्क्वायर भी ऊपर आएगा और 2 नीचे है तो N2 नीचे आएगा, स्क्वायर बनेगा। अब R और Z व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है ना, R ऊपर है तो Z नीचे, तो भाई अगर R2 नीचे है तो Z1 ऊपर कर दो और R1 ऊपर है तो R2 ऊपर है तो Z2 ऊपर कर दो, सॉरी, और R1 ऊपर है तो Z1 नीचे कर दो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कर लोगे। देखो 11th वालों को प्रॉब्लम होती है, बाकी तो बच्चे कर लेते हैं, इसमें क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऊपर रख दो, इनवर्सली है तो नीचे रख दो, इसमें क्या है। ठीक है, अब आप कहना चाह रहे हो कि भाई जैसे जैसे, है ना, हमने क्या देखा, हमारा फॉर्मूला था R प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना, यानी जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है R का मान बढ़ेगा। तो बिल्कुल कोश बढ़ाओगे तो त्रिज्या तो बढ़ेगी ना भाई, पहला कोश वहीं रुक जाओ, दूसरा कोश आगे बढ़ो, तीसरा कोश और आगे बढ़ो, तो कोश का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी ना, इसमें क्या है। ठीक है, तो हम सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, क्योंकि Z तो फिक्स कर दो, फिर मैं n की बात कर रही हूँ, मतलब Z कांस्टेंट है, तो मैंने ले लिया हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन एटम की बात करो, कर लेते भी हाइड्रोजन एटम की बात, तो बच्चा हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होगा, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं आपसे कहूँ R1, R2 और R3, है ना, तो तुम कहोगे कि भाई R1 मतलब पहला कोश, R1 मतलब कोश संख्या 1, R2 मतलब कोश संख्या 2 और R3 मतलब कोश संख्या 3। तो हम कह रहे हैं कि जैसे से n बढ़ेगा R बढ़ेगा, तो बच्चे n बढ़ेगा R बढ़ेगा, तो आपका कोश 3 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू इधर, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो R3, फिर R2 और फिर R1। आई बात समझ में। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी R की वैल्यू भी बढ़ेगी, इतनी बात क्लियर है। अब सिमिलरली आपने क्या कहा कि भाई ठीक है, n के मान से तो समझ में आ गया, अब आप z के हिसाब से बताओ। तो मान लो मैंने तुम्हें कहा कि R हाइड्रोजन, R हीलियम, देखो मैं +1 लिखूंगी क्योंकि बोर्स मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पे काम करता है ना भाई। हाइड्रोजन पे तो चल जाएगा, हीलियम पे थोड़ा तो चलेगा, क्योंकि हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे हीलियम +1 लिखना पड़ेगा क्योंकि बोर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पे काम करता है, तो मैं उदाहरण में गलत नहीं लिख सकती। और लिथियम लिखूंगी तो गलत हो जाएगा, लिथियम +2। मैं कह रही हूं इन तीनों की प्रथम कक्षा है ना, प्रथम कक्षा है, हाइड्रोजन की भी, हीलियम की भी और लिथियम +2 की भी। ठीक है भाई, प्रथम कक्षा है, यानी n का मान तो 1 है। अब बोलो, तो हम कहेंगे अच्छा हाइड्रोजन की पहली कक्षा, हीलियम की पहली और लिथियम की भी पहली। तो बच्चे R जो है वो Z के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है ना, तो Z हाइड्रोजन 1, ठीक है, Z हीलियम, तो Z हीलियम का मान तो 2 है, और Z लिथियम, तो बेटा Z लिथियम का मान तो 3 है। समझे ना मेरी बात, Z लिथियम +2 का मान कितना है, 3। अब लिथियम +2 लिखा है तो मैंने इलेक्ट्रॉन कम किए हैं, Z मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन, तो वो तो यूनिक प्रॉपर्टी, वो थोड़ा चेंज होगा। यूनिक तुमको लिथियम +2 है तो इलेक्ट्रॉन 1 हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन 1 हुआ। आपके फॉर्मूले में क्या है, Z है,
है ना, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, वो कभी भी नहीं बदलता है। दुनिया बदल जाएगी लेकिन परमाणु क्रमांक जो होगा वही रहेगा। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे ठीक है, z के r जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो सबसे ज्यादा z किसका है? लिथियम का, 3। तो फिर 1/3 में आंसर आएगा, यहाँ 1/2 में आएगा और यहाँ 1/1। तो 3 से भाग लगाऊंगी तो आंसर घटेगा ना। तो आपसे पूछेगा पहले कोश की त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होगी? क्या हाइड्रोजन की त्रिज्या बड़ी होगी पहली कक्षा की? क्या हीलियम प्लस की बड़ी होगी कि लिथियम +2 की बड़ी होगी? तो तुम कहोगे अगर Z बढ़ेगा तो त्रिज्या कम होगी। तो बच्चे सबसे बड़ी त्रिज्या हाइड्रोजन की होगी, फिर हीलियम की होगी, फिर लिथियम। क्योंकि Z बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, त्रिज्या घटती है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, उसका 2 है, उसका 3 है। तो परमाणु क्रमांक Z सबसे ज़्यादा है, तो Z ज़्यादा है तो R कम होना चाहिए, तो मैंने कम में ही तो लिखा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रेडियस का क्वेश्चन। समझ में आ गया? मतलब रेडियस का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कैसे आएंगे तो देखो, अभी सिंपल ले रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है? तो देखो, पहली बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। हाइड्रोजन एटम के लिए है, पूरा क्वेश्चन नहीं है ना। आपको बोला है फर्स्ट बोर रेडियस निकालनी है, किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणु की। और नहीं भी देगा तो भी बोर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम पे ही तो बेस्ड है। बोर मॉडल किस पे आधारित है? हाइड्रोजन परमाणु पे तो बनाया था, उसका स्पेक्ट्रम पूरा हाइड्रोजन था, आंसर सारे हाइड्रोजन पे थे। ठीक है, हम हीलियम प्लस लिथियम +2 कर देते हैं, पर आंसर तो वही था हाइड्रोजन। तो नहीं दिया तो तुम्हें हाइड्रोजन मान के करना है, ये ध्यान रखना थोड़ा। तो हम कहेंगे ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला क्या था? 0.529 इंटू n²/z, आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब आप कह रहे हो हाइड्रोजन परमाणु, तो बेटा हाइड्रोजन का Z1 और पहली कक्षा तो n का मान भी 1, तो रेडियस का आंसर निकालो। तो मैं कहूँगी 0.529 इंटू n का मान तो 1 है तो 1² और z का मान भी 1 है, तो रेडियस आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। मेरा आंसर से दिखता है R = 0.529 एंगस्ट्रॉम। सिंपल है, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हीलियम प्लस के लिए R1 R2 R3। अब देखो अनुपात है ना, यहाँ बच्चे अटक जाते हैं। मतलब तुम भले पूरा R1 निकाल दो, फिर R2 निकाल दो, फिर R3 निकाल दो, ठीक है। अब देखो हीलियम प्लस है बेटा, चलो पूरा ही कर लो, 0.529 है ना। R1 मतलब कोश पहला, तो मैं कहूँगी 1² और Z तो 2 रहेगा, हीलियम है ना, Z 2 रहेगा। R2 तो देखो 0.529 इंटू n², R2 मतलब कक्षा दूसरी, तभी तो 2 कह रहा है, तो 2² और Z का मान 2, और R3 मतलब कक्षा तीसरी, तो आपका फॉर्मूला है 0.529 इंटू 3² बाय 2। अब देखो इसने अनुपात पूछा है, ध्यान से सुनो, इसका अनुपात, इसका अनुपात, इसका मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो, फिर उसको डिवाइड कर दो, तो बच्चे अनुपात में कॉमन चीज कट जाती, 0.529 0.529 0.529 ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉमन चीज है, ये 2 ये 2 ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ मेरे पास आएगा 1² अनुपात 2² अनुपात 3², ठीक है। तो हीलियम की पहली त्रिज्या का मान अगर 1 आया तो दूसरी त्रिज्या का मान 4 आएगा, है ना, रेशियो है, और तीसरी त्रिज्या का मान 9 आएगा। मतलब पहला आंसर 1 है तो तीसरा आंसर उसका 9 गुना है, दूसरा आंसर उसका 4 गुना है, और दूसरे और तीसरे में क्या है, तो 4/9 का अनुपात है। आई बात समझ में? ठीक है। अब तुम्हें लगे कि डायरेक्ट ही कर सकते थे, तो देखो हीलियम है ना, तो Z तो कांस्टेंट था, तो R प्रोपोर्शनल टू n², तो R1 R2 R3, तो तुम ऐसे कर सकते थे 1² 2² और 3², डायरेक्ट आ जाता। तो डायरेक्ट में बच्चों को लगता है बाकी कहाँ गया, तो ये ऐसे कर लो, है ना। तो जो कॉमन चीज़ हो, अनुपात जब भी लेते हो कॉमन चीज़ काट दो, तो 0.529 कॉमन है,
Z परमाणु क्रमांक, एक ही एटम है तो परमाणु क्रमांक कॉमन है, सिर्फ N1 N2 N3 बदल रहा है, तो R का मान सिर्फ n स्क्वायर पे निर्भर कर रहा है, तो आंसर n स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल ही है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ बन जाएंगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। अब देखो लिथियम +2 की तीसरी बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना करो। अब ध्यान से सुनना, लिथियम बोल दिया, +2 तो उसको पता है भी नियम लगेगा नहीं बोर्ड्स का, तो लिथियम +2, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और तीसरी बोहर कक्षा मतलब शेल नंबर भी कितना है 3, त्रिज्या पूछी है, R पूछा है, तुम्हारे पास R का फॉर्मूला है रेडियस इक्वल्स टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बच्चे रेडियस इक्वल्स टू 0.529, n स्क्वायर, n का मान कितना है 3 स्क्वायर, और z का मान कितना है 3, तो रेडियस इक्वल्स टू 0.529 इंटू 3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आंसर निकाल के सॉल्व कर लेना, समझ में आ गया कैसे करना है रेडियस वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने तुम्हें बोर्स मॉडल समझा दिया अच्छे से, बोर मॉडल की कमियां बता दी, बोर मॉडल की हेल्प से परमाणु की त्रिज्या कैसे निकालोगे, और क्वेश्चन करेंगे अच्छे स्टैंडर्ड है ना, बड़ी बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो वो लिख देना, ऐसे लिख देना एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर ये या इसका ये, या और कोई बुक कर रहे हो तो उसका क्वेश्चन नंबर लिख देना, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर, मैं अपने आप देख लूँगी, मेरे पास सारी बुक्स है। ठीक है, तो अभी तक मेरी बात सुन रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा काम सही चल रहा है, तो मेरे को लेक्चर अच्छे समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर कर दो, थोड़े सब्सक्राइबर्स कम है, थोड़े अच्छे हो जाएँ तो थोड़ा और मज़ा आएगा पढ़ाने में। फिर मैसेज करते हो पर्सनली, अरे मैडम रोज़ क्लास नहीं डालते हो, तो मोटिवेशन चाहिए रोज़ क्लास डालने के लिए, है ना, तो डाउट हो या जो भी हो लिख दिया करो, अच्छा लगे तब भी लिखा करो कि हाँ मैडम ये मॉडल अच्छा था, मुझे अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलूंगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, चल टेक केयर एंड बाय बाय।